प्यारे बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के उन अति महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शुरू से लास्ट तक आपको चैप्टर को समझने में भी आसानी हो। प्रश्नोत्तर चलेंगे, साथ साथ में चैप्टर शुरू से लास्ट तक क्रम से चलेगा, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नेत्र की समंजस क्षमता से आप क्या समझते हैं? समंजस क्षमता क्या होती है? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आंखों में एक पक्षमापी पेशियां होती हैं जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर लेती हैं कि दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तु दोनों का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे बनता है, जिसकी वजह से हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। और पक्षमापी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने में कौन सी पेशियां सहायक होती हैं? पक्षमापी पेशियां होती हैं। ठीक है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने में पक्षमापी पेशियां मदद करती हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। अगला प्रश्न है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? यानी कि वह न्यूनतम दूरी क्या है जो मानव नेत्र स्वस्थ नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, और इसको हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी किसे कहते हैं? वह अल्पतम दूरी जिसे नेत्र के सामने रखने पर नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। और यह दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, इसके विषय में मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को अलग अलग वर्णों में विभाजन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हम कैसे दर्शा सकते हैं? तो श्वेत प्रकाश का अगर हमने अलग अलग रंगों में विक्षेपण करना है, यानी कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना है, तो हम कांच के प्रिज्म का यूज करते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा हम श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के अलग अलग बांट सकते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम, इन रंग की पट्टियों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम बताइए। कांच का प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में बांट देता है। इन 7 रंगों की विभिन्न पट्टियों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है वो हम विज्ञान से याद करते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। लेकिन यह ऊपर से नीचे को नहीं, नीचे से ऊपर को इसका पैटर्न होता है, जो मैंने आपको चित्र में दिखा है। VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है वो बैगनी रंग की पट्टी होती है, सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है। ठीक है, जिसको हम ये बुक में भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जो कांच का प्रिज्म है वह श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को बांट देता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का संयोजन होता है। इसमें जो हम पट्टी देख रहे हैं उसमें सारे रंग आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेंगे, क्योंकि रंग एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर भी 7 रंग का पट्टियां ये होती हैं, और इस 7 रंग की पट्टियों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण करते हैं। ठीक है,
और 7 रंगों का जो क्रम होता है वो भी गौर करके हम याद करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष आपने आकाश में देखा होगा। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष होता है वह वर्षा के पश्चात, जब वर्षा के पश्चात अचानक धूप आती है तो आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि रंगों की एक पूरी पट्टी हमें आकाश में दिखाई देती है, जिससे हम प्यारे बच्चों ये देखिए, वर्षा के दिन जब आकाश में धूप आती है, वर्षा के पश्चात जब थोड़ी देर बाद धूप आती है तो हमें ये 7 रंगों की पट्टियां दिखती हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। जब हल्की हल्की धूप आ रही हो तो 7 रंगों की पट्टी, इसको आकाश में हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं और सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करते हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करते हैं। इस कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो वर्षा के बाद जब धूप आती है तो वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनसे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वायुमंडल में जो पानी की बूंदें होती हैं वह एक प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब उनसे प्रकाश गुजरता है तो वह प्रिज्म की तरह ही सूरज के प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग कर देते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण निर्गत होती हैं तो लाल रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किस रंग की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक होता है? वो है बैगनी रंग। बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है, इसीलिए बैगनी रंग की पट्टी हमें सबसे नीचे मिलती है और लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर, क्योंकि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? लाल रंग की। ठीक है, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन कोण सबसे कम होता है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल रंग की। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैगनी रंग की। ठीक है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो वायुमंडल के कण होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक फैलाते हैं, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। यदि हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हमें अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? परितारिका द्वारा। परितारिका जो है पुतली को नियंत्रित करती है और पुतली जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र की समंजन सप्ताह का मान कितना होता है? 4 डायोप्टर। यदि हमारा नेत्र स्वस्थ है तो उसकी समंजन सप्ताह 4 डायोप्टर होगी। वायुमंडल द्वारा कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का। वायुमंडल जो है नीले रंग के कणों का, नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल के कण नीले रंग को सबसे अधिक फैलाते हैं, इसीलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष में जाने के बाद हमें आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए हमें वहां से आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वे प्रश्न है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और पूरे चैप्टर के सारे प्रश्न आपके सामने लाई हूँ, जिसको आप क्रम से चैप्टर भी समझ सकते हो और साथ में प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे मुझे सब्सक्राइब करेंगे।